नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली प्रवास से देहरादून लौट आए हैं और देहरादून सचिवालय पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि केंद्र में प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी ने कई सौगातें दी हैं, जिस वजह से उत्तराखंड में कई विकास कार्य चल रहे हैं और इन्हीं विकास कार्यों की जानकारी देने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और ऋषिकेश के साथ साथ कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट्स की रफ्तार पर भी पीएम मोदी से बातचीत हुई है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड में अन्य विकास कार्यों और प्रोजेक्ट्स को लेकर भी प्रधानमंत्री से बातचीत की गई। उन्होंने साथ ही आगे ये भी कहा कि प्रदेश में जो महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है उसको लेकर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की है और संगठन संबंधित बातचीत भी की है, जिसका संज्ञान पीएम मोदी से भी लिया। इसी के साथ ही उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की। इस बार चूंकि मेरा विस्तृत रूप से जो दौरा था वो अभी तक जो महाजनसंपर्क अभियान जो पार्टी का पिछले 1 महीने से चला है उसमें अनेकों कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर हुए हैं, बड़े कार्यक्रम हुए हैं। रुड़की में हमारी बड़ी रैली हुई है, उन सभी के बारे में और जो आपस में हम लोगों का एक समन्वय रहता है, किस प्रकार से संगठन काम करता है, उस पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा हुई है और माननीय प्रधानमंत्री जी से और अन्य केंद्रीय मंत्रीगणों से, सभी से उनके संबंधित जो विभाग है उन विभागों के संबंध में चर्चा हुई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से चूंकि राज्य के अंदर अनेकों योजनाएं परियोजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद यहाँ प्रारंभ हुई हैं, उन सभी योजनाओं की बीच में जो स्थिति है, जो समीक्षा है या प्रगति है, उन सभी के बारे में उनको अवगत कराया है। रुक करेंगे अगली खबर का। यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर सीएम धामी ने कहा है कि उनका ड्राफ्ट अभी तक नहीं मिला है। साथ ही कहा कि ड्राफ्ट पूरा संकलित हो चुका है। पहले ड्राफ्ट का आकलन विधि विशेषज्ञ द्वारा किया जाएगा, फिर विचार विमर्श होगा। वहीं दूसरी ओर जोशीमठ के हालातों पर भी पीएम और सीएम की आपस में चर्चा हुई। सीएम धामी ने कहा कि इस संबंध में पीएम मोदी से बड़ी गंभीरता से हमने बातचीत की है। वहीं पीएम ने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा जो भी अच्छा हो सके वो जोशीमठ के आपदा पीड़ितों के लिए किया जाएगा। जोशीमठ को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि लगातार जोशीमठ को लेकर पहले भी उस समय जब वहां पर आपदा की स्थिति पैदा हुई थी, प्रधानमंत्री जी लगातार उसकी स्वयं भी समीक्षा करते थे और कल भी मेरी उनसे चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि जोशीमठ के लिए जो भी अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छा वहां पर लोगों की सहायता के लिए हो सकता है उसको केंद्र की तरफ से किया जाएगा। अभी यूसीसी का ड्राफ्ट क्योंकि उन्होंने संकलित पूरा कर लिया है, लेकिन अभी वो पूरा लिखित में नहीं आया है और उस पर वो लोग काम कर रहे हैं। अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि क्या है कि यूसीसी का अभी ड्राफ्ट हमको मिला नहीं है। ड्राफ्ट मिलने के बाद उस पर पहले आकलन होगा, उस पर विधि के जो हमारे भी विशेषज्ञ हैं, विधि विभाग है, वो सभी लोग उसका आकलन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी ने कमर कस ली है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में बीजेपी द्वारा चलाया जा रहा जनसंपर्क अभियान के तहत मंगलौर विधानसभा के लिब्बरहेड़ी में एक गांव सहित कई गांव में गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बैठक की। आपको बता दें, इस बीच जब वहां पहुंचे, इस मौके पर बीजेपी की केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर लोगों को बीजेपी की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद से देश में विकास की रफ्तार बढ़ी हुई है और दुनिया भारत को एक सम्मान की नजर से देखने लगी है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल बेमिसाल हैं। 9 साल में देश प्रदेश बदल रहा है। मोदी सरकार के कामों को हम जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के साथ साथ अंत्योदय के मूल मंत्र के साथ हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रजा के बीच रहने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये देशभक्त युवाओं की पार्टी है और हमारी पार्टी
सिर्फ पॉलिटिक्स या राजकारण या सत्ता कारण नहीं करती है, लेकिन हर एक मौके पर प्रजा के बीच रहती है। स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की इस सरकार को सफलतापूर्वक 9 साल पूर्ण हुए हैं, तो हमारी पार्टी ने तय किया कि पूरे देश में सभी गांवों में, सभी शहरों में, सभी विस्तारों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के द्वारा इस 9 साल में जो काम हुआ है। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ रोडवेज स्टेशन ने हल्द्वानी और आरटीओ कार्यालय में आंचल मिल्क बूथ का शुभारंभ किया है। इन बूथों पर आंचल की लस्सी, आइसक्रीम सहित दूध से बने तमाम उत्पाद मिल सकेंगे। वहीं इस बूथ पर छोटे बच्चों के लिए दूध भी उपलब्ध रहेगा, ताकि बसों का इंतजार करते वक्त किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। रोडवेज बस अड्डे पर मौजूद बूथ का शुभारंभ विधायक सुमित हृदय सहित मेयर डॉक्टर जागेंद्र पाल सिंह रौतेला, बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, नैनीताल दुग्ध संघ के चेयरमैन मुकेश बोरा ने किया। तो वहीं आरटीओ कार्यालय में बीजेपी के नैनीताल जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने बूथ का शुभारंभ किया। का ब्रांड है आंचल दूध। तो इसका आज हल्द्वानी में आज के दिन 2 जगह पर इस आंचल मिल्क बूथ का उद्घाटन किया गया। तो इससे जो हमारे किसान भाई हैं जो दूध का उत्पादन करते हैं, उनके लिए बहुत ही इसमें सहयोग मिलेगा। और क्योंकि ये जो यहाँ पर खोला गया है वो स्थान भी बहुत ही अच्छी जगह पर खोला गया है। आज हमारे आंचल परिवार के लिए और उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन और नैनीताल दुग्ध संघ के लिए एक ऐतिहासिक पल है कि आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व हमारे प्रदेश के दुग्ध मंत्री माननीय सौरभ बोगड़ा जी ने एक संकल्प लिया था कि हम आंचल ब्रांड को प्रदेश का एक सर्वोत्तम ब्रांड बना करके पूरे देश में उसकी पहचान कराएंगे। उसी के तहत लगभग 200 से अधिक मिल्क पार्लर और कैफे माननीय मंत्री जी द्वारा प्रदेश के लिए स्वीकृत करे हैं और उसमें 10 मिल्क बूथों का आज उद्घाटन हुआ है, जिसमें पहला मिल्क बूथ हमारा रोडवेज में था और दूसरा हमने जो आरटीओ कुमाऊं का मुख्य कार्यालय है वहाँ पर खोला है, जहाँ हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग आते हैं। अच्छा, ये मैंने पहले ही जैसे कहा, प्रदेश के लिए जो डेयरी हमारा क्षेत्र है, हमारे मुकेश बोरा जी अध्यक्ष हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो हमारे किसान हैं, काश्तकार हैं, उनकी आजीविका और जो दूध डेयरी का इस प्रदेश की संपन्नता और आगे बढ़ने में जो योगदान है और जो प्रयोग है बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बधाई देता हूं कि ये नया इन्होंने यहाँ पे बूथ और स्टॉल का कार्यक्रम चालू करा है। मैंने इनसे आग्रह भी करा कि जैसे आप क्रीम बेल, क्वालिटी वॉल्स जैसी कंपनियां जो आइसक्रीम बेचती हैं वेंडिंग उससे रेडी से, आप आंचल की भी आइसक्रीम का ऐसे शुरू करिए। ये समय है, इनके पास सत्ता सरकार में है। आधुनिकता के इस दौर में जहां एक ओर हम अपने बुजुर्गों को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज भी कुछ श्रवण कुमार ऐसे हैं जो अपने बुजुर्गों को कांवड़ से यात्रा कराने निकले हैं। जी हाँ, ये तस्वीर है मेरठ के रहने वाले सचिन की, जो अपने बुजुर्ग दादाजी को कांवड़ पर बैठाकर सैकड़ों किलोमीटर का सफर जो है वो पैदल ही तय कर रहे हैं। सचिन की श्रद्धा को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित है। चिलचिलाती धूप और सैकड़ों किलोमीटर के सफर की परवाह किए बगैर अपने बूढ़े दादाजी को कांवड़ पर बैठाकर कांवड़ यात्रा कर रहे सचिन की ये तस्वीरें किसी फिल्म का सीन से कम नहीं है, बल्कि उसी युग की है जिस युग में बुजुर्गों को उस समय वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है, शायद जब बुजुर्गों को अपने परिवार की सेवा और परवरिश की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सर, मैं मेरठ से आया हूँ और मेरठ के पास गांव पड़ता है प्रतापनगर, तो वहाँ पे जाना है सर। ये 15 तारीख में जो शिव 14 को जल चढ़ता है उसको पूरे हो जाएगी। दद्दी बाबा है। हाँ जी, अच्छा लगा मेरे को। और जीते जी ये भी मतलब घूम ले गए, क्या पता भगवान कब किसके भरोसे। बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा दोनों का, सबको हृदय रोटे और सबको भाई काम धंधा जो कुछ भी है कुदरत वाला सब। मैं तो ये कहूँगा हर आदमी को अपने माँ बाप को लेकर आना चाहिए।
जी इन नशे से बचे। और अब तराई पश्चिमी डिवीजन क्षेत्र के ज्वाला वन में चोरी छुपे काटे गए पेड़ों के मामले में अब विवाद का रूप ले लिया है। वन विभाग हो या फिर वन निगम, दोनों ही एक दूसरे को उनके ऊपर जमकर निशानेबाजी कर रहे हैं। बता दें कि वन विभाग ने वन निगम को कुछ यूकेलिप्टस के पेड़ काटने की परमिशन दी थी और उसी के बीच माफियाओं द्वारा चोरी छुपे अवैध रूप से पेड़ों को काटकर ऊंचे दामों में बेचा जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही वन विभाग के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने कानूनी कार्रवाई अपने कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया और जांच के आदेश दिए। वहीं वन विभाग की कार्रवाई के बाद वन निगम को भी मजबूरी में अपने कर्मचारियों को सस्पेंड करना पड़ा। और आपको बता दें कि इस मामले में कुछ कर्मचारियों को नोटिस भी दिया गया है, जिसको लेकर अब दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब ये किन परिस्थितियों में उनके द्वारा कहा गया है ये तो वही जाने, लेकिन जो भी हुआ वो सब कुछ सभी लोगों ने देखा। वो वन निगम की लॉटों में कटा हुआ माल भी इस तरह से चोरी हुई और लगातार कई बार उनको कहने के बाद भी उनके द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इस मजबूरन हमको स्वयं अपने वन विभाग को अपने संसाधनों से उस चोरी को रोकते हुए उस चोरी द्वारा चोरों के द्वारा ले जाए गए माल को बरामदगी करनी पड़ी। वो सारा का सारा उनके द्वारा उनकी जो लॉटें थी उसी से निकाला गया माल था और उनके स्टाफ द्वारा खुद जो है वहाँ थाने में जाकर के तहरीर दी गई कि हमारे लॉटों से चोरी हो रहा है माल। तो अब ये इनका ये कहना कि हमारे यहाँ से चोरी नहीं हुआ, ये तो बड़ा अजीब बात है। मई तक वहाँ पर किसी प्रकार की चोरी नहीं थी। 2 लॉटें हमने विधिवत समाप्त भी कर दी थी और उसमें किसी प्रकार का वो नहीं हुआ था, कोई अवैध तरीके की गतिविधियाँ नहीं थी। लेकिन अभी ये लास्ट में इस तरीके का संज्ञान आया है कि कुछ अवैध गतिविधियां या वो आई हैं। प्रथम तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारी 3 लॉटों में यूकेलिप्टस ही छपा था, किसी प्रकार की अन्य प्रजाति की हमारे पास कोई सेल लिस्ट नहीं थी, नहीं हमारे द्वारा अन्य प्रजाति की कोई वृक्ष को काटा गया हमारे डीएलएम द्वारा अथवा हमारे कर्मचारियों के द्वारा। उत्तराखंड सरकार के निर्देश के अनुसार हिमाचल प्रदेश से धूली बजरी उत्तराखंड में लाने पर प्रतिबंध है। प्रतिबंध के बावजूद भी धूली बजरी हिमाचल से खनन माफिया कुल्हाड़ वन विभाग के नाक के नीचे से उत्तराखंड प्रदेश में करने वाले कामयाब हो रहे हैं। हालांकि वन प्रभाग चक्राता की ओर से कुल्हाड़ बॉर्डर पर अवैध खनन की रोकथाम के लिए एक स्पेशल पोस्ट लगाई गई है। जिस तरह प्रतिबंधित खनन समग्र उत्तराखंड में लाई जा रही है, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिना मिलीभगत इस काम को अंजाम नहीं दिया जा सकता। वहीं आज टिमली वन क्षेत्र अधिकारी मुकेश कुमार हिमाचल प्रदेश की ओर से आते हुए प्रतिबंधित खनन सामग्री के 2 वाहनों पर कार्रवाई की है। तमाम अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ ली गई है, जिसमें तमाम सारे डिसीजन लिए गए हैं। हम देख रहे हैं कि देवाल में पानी और बिजली को लेकर काफ़ी परेशानी रहती है और हमने जल संस्थान विभाग को निर्देशित करते हुए कहा है कि देवाल में 2 टैंकरों की व्यवस्था की जाए और पानी को लेकर कोई दिक्कत न हो, इस पर विशेष रूप से हिदायत रखने को कहा गया है। आपको बता दें कि विकासनगर से ये खबर है, जहां प्रतिबंधित जो खनन सामग्री है उसका हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड में सप्लाई हो रहा है। रोकथाम के लिए कई स्पेशल टीम भी लगाई गई है। लाख प्रयास के बावजूद भी वन विभाग इसमें विफल दिख रहा है। और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पिथौरागढ़ से ये खबर सामने आ रही है, जहां मरोड़ खान पर रोडवेज बस का ब्रेक फेल हो गया है। पहाड़ से टकराकर चालक ने बस रोक दी है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बस में 26 यात्री सवार थे, जिनमें से 9 घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार इस पर काम कर रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, मरोड़ा खान पर रोडवेज की बस का ब्रेक फेल हो गया है। इस बस में 26 यात्री सवार थे, जिनमें से 9 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच गई है। पिथौरागढ़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रोडवेज बस का ब्रेक फेल होने की खबर सामने आ रही है। पहाड़ी से टकराने के बाद चालक ने बस रोक दी।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं बस की क्या हालत है। मरोड़ा खान पर रोडवेज बस का ब्रेक फेल होने की बात की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस बस में करीब 26 यात्री सवार थे, जिनमें से 9 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरों आपको लगातार दिखा रहे हैं, देख सकते हैं बस की क्या हालत हो गई है। पहाड़ी से टकराने के बाद चालक ने बस रोकी और बस का ब्रेक फेल हो गया। 26 यात्री इस बस में सवार बताए जा रहे थे, जिसमें से 9 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में पेंटागन मॉल में चल रहे स्पा सेंटरों पर संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत पर पुलिस ने छापेमारी की है। जांच में पता चला है कि दोनों सेंटर बिना पंजीकरण के चलाए जा रहे थे। वहीं महिला कर्मचारियों के सत्यापन से लेकर ग्राहकों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। वहीं अनियमितता पर 8 आरोपियों का चालान किया गया है। साथ ही दोनों सेंटर सील करने के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट भी भेज दी गई है। आपको बता दें कि गुप्त शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई, जिसके बाद से अनियमितता पाने पर चालान करते हुए सील करने की रिपोर्ट जो है वो जिलाधिकारी को भेज दी गई है। अब खबर हरिद्वार से है, जहां लगातार हो रही बारिश आफत बनती नजर आ रही है। आपको बता दें कि नदी नाले उफान पर हैं और शहरों में जलभराव की समस्या हो रही है। हरिद्वार के ग्रामीण शहरों की सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, जिससे आम जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के कारण गंगा का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिस कारण से गंगा किनारे रह रहे लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। आपको बता दें कि हरिद्वार जिले में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद से कई भयानक तस्वीरें सामने आ रही है। अब खबर देहरादून से है, जहां स्मार्ट सिटी को लेकर खबर सामने आ रही है। एक दिन की बारिश स्मार्ट सिटी की पोल खोल रही है। जगह जगह जलभराव की स्थिति हो जाती है और आम जनमानस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा की जा रही है। इन कार्यों में और तेजी लाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मानसून सीजन शुरू होते ही दून शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति पैदा हो रही है। साथ ही ट्रैफिक भी बाधित हो रहा है। इससे कई स्थानों पर जाम के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी के काम को और तेजी से उसकी समीक्षा, तेजी से उसकी प्रगति हो, और इस पर हम लोग लगातार पिछली बैठकों में भी हम लोगों ने चर्चा की है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि और अभी उस पर तेजी लाने की जरूरत है, उस पर काम हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली प्रवास से देहरादून लौट आए हैं और देहरादून सचिवालय पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ने कई सौगातें दी है, जिस वजह से उत्तराखंड में कई विकास कार्य चल रहे हैं और इन्हीं विकास कार्यों की जानकारी देने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी की थी। उन्होंने कहा कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट की रफ्तार पर भी पीएम मोदी से बातचीत हुई है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड में अन्य विकास कार्यों और प्रोजेक्ट्स को लेकर भी प्रधानमंत्री से बातचीत की गई।
इस बार चूंकि मेरा विस्तृत रूप से जो दौरा था वो अभी तक जो महाजनसंपर्क अभियान जो पार्टी का पिछले 1 महीने से चला है उसमें अनेकों कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर हुए हैं, बड़े कार्यक्रम हुए हैं। रुड़की में हमारी बड़ी रैली हुई है। उन सभी के बारे में और जो आपस में हम लोगों का एक समन्वय रहता है, किस प्रकार से संगठन काम करता है, उस पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी से और अन्य केंद्रीय मंत्रीगणों से, सभी से उनके संबंधित जो विभाग है उन विभागों के संबंध में चर्चा हुई। उन सभी योजनाओं की बीच में जो स्थिति है, जो समीक्षा है या प्रगति है, उन सभी के बारे में उनको अवगत कराया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उत्तराखंड के अंदर जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं, जैसे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है, इसी प्रकार से बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान, केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण और अनेकों जो कार्य यहाँ पर हो रहे हैं, उन सभी के बारे में उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और सहकारिता के क्षेत्र में बागेश्वर जिले को प्रदेश के सर्वोत्तम जिलों में शुमार किया जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में लगातार विकास की बुलंदियों को छू रहा है। ये बात चिकित्सा मंत्री, स्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कही है। आपको बता दें कि तहसील परिसर में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए उन्होंने कहा कि जिले को 200 बेड का अस्पताल, स्कूल, पीएम श्री के आधुनिक विद्यालय, 500 किसानों को बिना ब्याज के 5 लाख का लोन और पीएससी और सीएससी और उपकेंद्र में डॉक्टरों के लिए आवास बनाए जाएंगे। कि बागेश्वर जिले को 200 बेड का नया हॉस्पिटल हमारी सरकार दे रही है। शिक्षा के क्षेत्र में हम क्लस्टर स्कूल बना रहे हैं कि हमारे जितने पीएससी हैं, सीएससी हैं और उपकेंद्र हैं, यहाँ पे डॉक्टर 24 घंटे रहेंगे। उनके लिए, डॉक्टरों के लिए आवास जो है वहीं पे दिए जाए। कपकोट में अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी हमारी सरकार की तरफ से दी गई। वहाँ के विधायक का बहुत आग्रह था और अब हमने वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट भी भेज दिया है, वहाँ पे मशीन भी भेज दी है और अब वहाँ की गर्भवती महिलाओं को बागेश्वर आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो डिग्री कॉलेजों में 2 जगह पीजी भवन बनाने हैं, उनके लिए भी पैसा हम इसी सत्र में दे देंगे। और बाकी मैं अपनी तरफ से सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे धामी जी के नेतृत्व में और स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और सहकारिता विभाग की आज हमने यहाँ पे समीक्षा की है। और उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।